हेलो हेलो दोस्तों, श्री शिक्षा क्लास में आपका स्वागत है। मैं पीयूष सर इतिहास के सीरीज में वापस लेकर आए हैं एक महान राजा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन एक ऐसा राजा कहा जाता है कि इनका पूरा जीवन अंधकारों से भरा रहा। कष्ट ही कष्ट इनके लाइफ में। इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनका बड़े भाई का देहांत हुआ। 16 साल के एज में राजगद्दी पर बैठे। इनके बहन का दुख, इसके बावजूद भी महान राजा साबित हुए। उत्तर भारत के अशोका जिसको कहा जाता है, वो हर्षवर्धन जो थानेश्वर से होते हुए आगे चल के बड़ा साम्राज्य का निर्माण करता है और उत्तर पथपति भी कहा जाता है, जो उत्तर भारत के महान राजा साबित होंगे। हर्षवर्धन की कहानी है, द ग्रेट हर्षवर्धन की। तो ये कहानी जो प्रारंभ होता है, यही हर्षवर्धन बहुत प्यारे से, बहुत दयावान ये राजा। अब यदि हम बात करें तो हमारा इतिहास मैप से समझने की कोशिश करेंगे। आज का पार्ट 1 है और ये है कि कैसे राइज हुआ हर्षवर्धन, पुष्पभूति डायनेस्टी का राइज कैसे हुआ, इन सारे चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है, ये भारत के मैप है उस समय की। और यदि इस मैप के बारे में बात करें तो ये मैप प्रारंभ होता है ये यदि इस मैप की बात करें तो ये मैप अलग अलग, पहले तो ये देखते हैं कि उस समय हर्षवर्धन के समय में कितने राजा, कहाँ राजा थे और किस किस के बीच में लड़ाई हुई है। तो राजनीतिक इसके पहलू को जरा चर्चा करते हैं। यदि हम राजनीतिक पहलू की चर्चा करें तो यहां से देखा जाए तो आपके हरियाणा में थानेश्वर है, थानेश्वर, जहां पर पुष्पभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति पुष्यभूति वंश था, डायनेस्टी था थानेश्वर। साथ में कनौज की बात करें तो यहां पर मौखरी वंश, जिसका शासक हर्षवर्धन के समय में बात करें तो गृहवर्मन। साथ में यदि हम नीचे चले तो इधर असम है, और असम की बात करें ऊपर यदि इधर असम है तो असम की बात करें, असम आज का, तो यहां पर भास्कर बर्मन। फिर यदि हम बात करें भास्कर बर्मन, यहां यदि बंगाल की बात करें, हम इधर इसको बंगाल ले ले एरिया को, तो यहां पर जो राजा बैठे हुए थे गौड़ा के शशांक। साथ में यदि हम यहां पर बल्लभी की बात करें इस एरिया का, तो यहां पर ध्रुव भट्ट बैठे हुए हैं। साथ में यदि हम चालुक्य की बात करें यहां पे, तो यहां पर पुलकासिन द्वितीय चालुक्यों के साथ में यदि हम मालवा की बात करें, इधर मालवा है मध्य प्रदेश में, और यहां पर ये विदिशा मालवा, यहां पर जो बैठे हुए हैं वो देवगुप्त हैं।
देवगुप्त है। पालवाज में महेंद्र वर्मन, यहां पर महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन। इतने सारे राजा उस समय थे, जो कि ये पूरा का पूरा मैप है हर्षवर्धन के समय में। अब देखो, हर्षवर्धन का पुष्पभूति जो वंश है उसका जो एराइज होता है, उसका कारण था ये गुप्ता पीरियड के बाद एक बहुत सारे छोटे छोटे सामंतों ने एक अपना अपना राज्य पकड़ के और राजवंश चला रहे थे। जो गुप्ता वंश से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई गुप्ता वंश में कि गुप्त वंश के बाद पोस्ट गुप्ता में, गुप्ता के बाद जो हुआ थानेश्वर में, यहाँ पर पुष्पभूति वंश आ गया, मखरी वंश, कलचुरी वंश, इधर विदिशा, साथ में असम में भास्कर बर्मन, पालवाज है, पांड्याज है, चेराज है, इधर यहाँ पर चालुक्य आपका दिखाई देता है। तो जो आपके गुप्ता का टूटने का कारण, जो डिक्लाइन के कारण बना, उसका दो तीन कारण था, रीजन था कि गुप्ता जो वंश था वो पूरी तरह टूट गया, विनाश हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो हुआ गुप्ता का टूटने का, हूणों का अटैक, हूण अटैक। हूण हुआ करते थे। हमने देखा कि गुप्ता वंश में स्कंद गुप्त ने बहुत कोशिश किया हूणों को विनाश करने का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी कोशिश किया था कि हूणों को खत्म करना। जब तक स्ट्रॉन्ग रहा है गुप्ता वंश, हूणों का अटैक होता रहा है और हूण हारते हुए जाते रहे। लेकिन जैसे ही गुप्त वंश पूरी तरह टूटा, छोटे छोटे सामंतों ने अपनी अपनी जगह को घेरा, तो हूणों का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कमजोर राजा दिखाई दिए गुप्ता वंश में। अगला जो है वो वीक किंग दिखाई देते हैं। साथ में इकोनॉमिक तरीके से ध्वस्त हो जाता है, इकोनॉमिक तरीके से ध्वस्त होता है। और सामंत की जो नीति है, सामंत की जो नीति है, यह बड़ा प्रभाव करता है। क्या था सामंत की नीति? तो सामंतवाद की नीति ये प्रारंभ होता है आपका, वो प्रारंभ होता है सातवाहना के समय में, जब गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत सारे भूमि दान करते हैं। और इसी भूमि के दान करने से कहानी जो है वो उल्टी दिशा में चलने लगती है। छोटे छोटे राजा धीरे धीरे वहां से सातवाहन से निकल के अपना अपना राज्य बनाने लगते हैं। उसी में से श्री गुप्ता वंश का संस्थापक एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। साथ में यही गुप्ता वंश के बाद धीरे धीरे सामंतवाद और बढ़ता गया। जो जमींदार थे वो बड़े बड़े अपने सैनिक भी रखते थे, जो राजा की सहायता के लिए होता था। धीरे धीरे ही वो गुप्ता कमजोर हुआ, गुप्ता टूटा। उसके बाद धीरे धीरे सामंत अपना अपना राज्य बनाने लगे। और यही कहानी है सामंतवाद की। तो सबसे बड़ा हूण अटैक, राजा कमजोर हुए, आर्थिक नुकसान हुआ और सामंतों का प्रभाव ने छोटे छोटे राज्यों में बदल दिया। और यदि हर्षवर्धन के समय में देखा जाए तो इतने सारे छोटे छोटे राज्य दिखाई देता है, जैसे मौखरी राज्य, कलचुरिया, यहां पर आपको तो इतने सारे राज्य दिखाई देते हैं। अब यदि बात करें हर्षवर्धन क्या, तो हर्षवर्धन की जो दादाजी थे पुष्पभूति, जो इन्होंने स्टार्ट किया था इस वंश को, पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। उसके बाद इनका पिताजी प्रभाकर वर्धन, और उसके बाद ये आते हैं। तो जरा इनको देखते हैं कि थानेश्वर पे कौन कौन बैठा हुआ है, थानेश्वर पे कौन कौन बैठा हुआ है। यदि हम थानेश्वर की बात करें तो थानेश्वर पे कौन बैठा हुआ है, तो यहां थानेश्वर पे पुष्पभूति, पुष्या भूति वंश की स्थापना होती है। इनका बेटा थे
प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र राज्यवर्मन, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरा एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। इनका इतिहास में बड़ा रोल है और इसीलिए बताया जाता है। तो प्रभाकर वर्धन के ये 3 पुत्र राज्यवर्मन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। कहानी चलता है मालवा की तरफ में। तो मालवा में एक शासक होते हैं और इनका नाम था महासेन गुप्त। इस महासेन गुप्त के भी 3 लड़के हुआ करते थे, देवगुप्त, कुमारगुप्त और आखिरी जो थे महादेवगुप्त। 3 राजा। ये आपके मालवा वंश के, ये आपके थानेश्वर के, और ये दोनों के ही वंश के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि कहानी यहीं पर है। दोनों की फैमिली में बड़ा प्रेम हुआ करता था, पुष्पवती प्रभाकर वर्धन और महासेन गुप्त के बारे में। और यह भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन, राजश्री और राज्यवर्धन एक साथ, और देवगुप्त, कुमारगुप्त और महादेवगुप्त एक साथ पले बढ़े थे। खासकर ये यहीं पर पढ़े थे थानेश्वर में। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि देवगुप्त ने राजश्री की जिससे शादी होता है उन्हीं को मार देता है, गृहवर्मन को। तो इनमें से सबसे बैताल निकलता है देवगुप्त, जो कि महासेन गुप्त का बेटा थे और ये मालवा पे थे। मालवा मतलब आज की मध्य प्रदेश। इतना भयानक बैताल निकलता है कि राजश्री का शादी होता है, और शादी होता है जो आपके मखौरी राजवंश के जो कि गृहवर्मन थे उनके साथ शादी होता है। तो इनका मैरिज होता है किसके साथ? गृहवर्मन के साथ। और मखौरी राजवंश का वहीं पर जो मालवा था उसकी संधि हुआ होता है शशांक के साथ, जो गौड़ा का बंगाल का राजा हुआ करता था शशांक। वहां पे इनका क्या था? संधि था कि एक दूसरे पे अटैक करना अपना अटैक है। मतलब संधि ऐसा था कि कोई दूसरा राज्य इन पर अटैक करे तो ये दोनों मिलकर लड़ेंगे। आज के भी ऐसा होता है। तो इतना बैताल आदमी देवगुप्त थे कि ये राजा ऐसा था कि घोड़ों के बीच में बांध के, 2 घोड़ों के बीच में और दौड़ाता था। इतना क्रूरता दिखाया था इसने। और इतना राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री से जेलस था, इसको जलन था इसको, कि इसने यहां पर अटैक किया कनौज पे जहां पे मखौरी था, और गृहवर्मन को वैसे ही जैसे 2 घोड़ों के बीच में बांध के और उनके दोनों पैर को अलग कर देना, यही काम किया था। इतनी दर्दनाक मौत दिया था। साथ में राजश्री जो कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की सिस्टर थी, बहन थी, उनको बंदी बना लिया। उस समय राज्यवर्धन जो थे वो राजा थे। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बने उनका बड़ा बेटा, ये भी 18 साल के उम्र में राजा बने थे। और ये भी महान राजा ऐसा नहीं था, कम उम्र में भले रहे हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है। तो राज्यवर्धन को ये पता चला और राज्यवर्धन जो है वो इस पर अटैक कर दिए, देवगुप्त पे, मालवा पे, और इन्होंने देवगुप्त को मार दिया। ये बात शशांक को पता चला जो कि बंगाल का था।
उसने, क्योंकि संधि था तो संधि पर अटैक करना ही था उसको, तो उसने राज्यवर्धन पर अटैक किया और राज्यवर्धन पे अटैक करने के बाद राज्यवर्धन को मार दिया। वह साथ में प्रभाकर वर्धन जो कि बीमार चलते थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। यहीं पर राज्यवर्मन की मृत्यु हो जाती है और राजश्री जो थी उसको बंदी बनाया हुआ होता है देवगुप्त, जो कि मारा जाता है राज्यवर्धन द्वारा। लेकिन शशांक जो है राज्यवर्धन को मार के पूरा का पूरा इस डायनेस्टी को ही विनाश करने पे तुल जाता है। इसका जो चित्रण है हर्षवर्धन बाण भट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरिता में, इसका विवरण बहुत भरपूर आपको मिलता है। तो जब ये राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उस समय जो हर्षवर्धन थे उनकी उम्र जो था केवल 16 साल था। 16 साल हर्षवर्धन की उम्र जो था केवल 16 साल था। 16 ईयर 16 ईयर पे राजगद्दी पर बैठे। इनकी भी कहानी मजेदार है। ये अपने मामा के साथ रहा करते थे और मामा का नाम भंडी था। क्या नाम था? भंडी। मैं कभी कभार कहता हूं इस संसार में दो प्रकार के मामा हुए, एक शकुनी मामा, दूसरा भंडी मामा। शकुनी मामा ने पूरा का पूरा कुरुवंश का ही विनाश कर दिया। दूसरा मामा थे भंडी मामा, जो हर्षवर्धन को हर्षवर्धन बनाए। ये उनका श्रेय जाता है। जब पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, बहन बंदी में है, हर्षवर्धन 16 साल के मात्र हैं और तब जाके भंडी ने कहा कि राजगद्दी संभालो, समय आ गया है बेटा तुम्हें राजगद्दी संभालने का। और 16 साल के उम्र में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद जैसे ही राजगद्दी पर बैठे हैं, हर्षचरिता कहता है कि उन्होंने पहला अटैक शशांक जो कि बंगाल के राजा हुआ करता था उस पर करते हैं। लेकिन पता चलता है कि उनकी बहन जंगल में भाग चुकी होती है और वहां से लेकर आते हैं। हर्षचरिता ये उल्लेख नहीं कर पाता है कि इस युद्ध में मरा कौन था। हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था या शशांक ने हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन ऐसा माना जाएगा कि जब उन्होंने अपनी बहन को छुड़ा लिया तो कांटे की टक्कर होगी। यह कहानी था हर्षवर्धन की, जो 16 साल के उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं। 16 ईयर की राजगद्दी पर बैठते हैं। यदि हम हर्षवर्धन की बात करें तो यदि मैं इस राजा के बारे में बात करूं, हर्षवर्धन एक राजा ही नहीं, एक ऐसा सम्राट बना जिसने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार अशोक कनिष्क के बाद हर्षवर्धन ने बहुत जोरों शोरों से किया। साथ में उनके पूरा जीवन दुख में बीता, जहां पर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, बड़े भाई की हत्या कर दिया जाता है। 16 साल के उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं और सिंहासन पे ऐसे बैठते हैं कि उत्तर पति बन जाते हैं, उत्तर भारत के राजा बन जाते हैं। हर्षवर्धन महान राजा साबित होते हैं। साथ में यदि हम बात करें तो उनकी जो 606 में राजगद्दी पर बैठे थे। 647 सी तक, मतलब ईसा तक एडी में राजगद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन। ये कहानी था उनका साम्राज्य का। आगे हम दूसरे भाग में देखेंगे कि कैसे हर्षवर्धन एक महान राजा, बौद्ध धर्म का प्रचारक बनते हैं।
ये पार्ट था केवल हर्षवर्धन का उदय का, जो हमने देखा कि हर्षवर्धन का उदय कैसे होता है। ध्यान से बने रहिए, इतिहास आपके सामने मैप द्वारा समझाएगा जाएगा और ऐसा समझाया जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इतिहास को मैप से पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। जैसे हमने पूरी की पूरी एक पेज में आपकी हर्षवर्धन की वो कहानी बता दिया, जहां से वो 16 साल के उम्र में राजा बनते हैं, एक महान राजा साबित होंगे हर्षवर्धन। पार्ट 2 में देखते हैं कैसे एक महान राजा साबित होते हैं हर्षवर्धन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।